सभी दर्शकों को नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि संबंधी नई नई जानकारी, जिससे कि हो सके आपकी समस्याओं का समाधान। और आज जो विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में। लेकिन खेती के क्षेत्र में क्या कुछ नया हुआ है, जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसानों के लिए कृषि उन्नति मेला, आजीविका और ग्रामीण रोजगार के लिए डेयरी फार्मिंग। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। किसानों हेतु अद्यतन कृषि और संवर्गीय प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शन के लिए 19 से 21 मार्च 2016 से नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक राष्ट्र स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी कृषि उन्नति मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्घाटन 19 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी मेरी या कृषि कल्याण मंत्रालय की भी जो मान्यता है कि किसानों के लिए लेटेस्ट एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स की जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रदर्शन देश भर के किसान देखें। और इसीलिए 19, 20, 21 मार्च को कृषि उन्नति मेला का आयोजन उस परिसर के अंदर पूसा में, जो दिल्ली के मध्य में है, किया जाएगा। 19 मार्च को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर थीम पेवेलियन का भी दौरा करेंगे, कृषि कर्मणा पुरस्कार भी देंगे और किसानों को भी संबोधित करेंगे। जो थीम पेवेलियन होगा उसके 8 जोन होंगे उसमें, और 8 जो विषय वस्तु है, जैसे एग्रो क्लाइमेट, हमारे 8 जोन हैं, तो किस जोन में किस प्रकार का फसल, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी। फिर जो दूसरा जोन होगा उसमें जल प्रबंधन, फिर सॉइल मैनेजमेंट, और इसी प्रकार से पशुपालन और मत्स्य की या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बागवानी, ये 8 सेक्टर में थीम पेवेलियन का प्रदर्शन होगा। उसमें भी प्रधानमंत्री जाएंगे। और ऑन फार्म प्रदर्शन, जिसको सजीव प्रदर्शन हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर जैसे खेत में होने वाली जो फसलें हैं वो भी 2-3 महीने से उसकी तैयारी ऐसे बराबर वहाँ होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ बीज बेचने का मेला लगता था। तो इस बार ऑन फार्म प्रदर्शन के लिए खेत में होने वाली जो फसलें हैं, गेहूँ, सरसों, मसूर, इस सब का जो विभिन्न उत्पादन में अग्रगणी भूमिका में है, नई टेक्नोलॉजी से जो हो रहा है, और सर्वाधिक जो उपजाऊ किस्में हैं उसका सजीव प्रदर्शन खेत में होने वाली फसलों का भी वहाँ पर देश भर के किसान देख पाएंगे। 3 दिनों तक लगातार संवाद और गोष्ठियाँ होंगी। कृषक और वैज्ञानिक परस्पर वार्तालाप करेंगे और वेबकास्टिंग के माध्यम से हम ब्लॉक लेवल तक, देश में ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल तक इन कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी कराएंगे। किसी ब्लॉक मुख्यालय में भी बैठकर, जिला मुख्यालय में भी बैठकर देश भर के किसान वेबकास्टिंग के माध्यम से इस वार्तालाप को, इस संगोष्ठी का लाभ उठा सकते हैं। बजट में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसी के मद्देनजर भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में डेयरी फार्मिंग पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के बारे में अधिक जानकारी देते हुए यहाँ के निदेशक डॉक्टर आजाद सिंह ने बताया, इस किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिकों के साथ लाना है, और जो किसानों की दिन प्रतिदिन की गायों की समस्या है, जैसे उनमें गाभिन ना रहना, उनमें थनैला का बीमारी, उनमें मिल्क फीवर की बीमारी जो आम है, इससे किसान लोग बहुत त्रस्त हैं। दूध का उत्पादन अगर देखा जाए तो वो 1000 लीटर एक ब्यात का होता है, जबकि आज की जो तकनीकी है इसमें कम से कम एक गाय एक ब्यात में 3000 लीटर दूध दे। तो इन्हीं समस्याओं को हमने दृष्टिगत रखते हुए
इस गोष्ठी का आयोजन किया है और किसानों को विशेषकर हम यही आग्रह कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याएं हमें बताएं, उनका समाधान हम विशेषज्ञ से करवाएंगे और जो भी संभव होगा उसको हम उनके इवन गांव में जाएंगे, उनके खेतों में जाएंगे, वहीं पर उनकी समस्या का हम समाधान करेंगे। आजीविका और ग्रामीण रोजगार के लिए आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए किसानों ने भाग लिया। डेयरी फार्मिंग के नए अवसर पर प्रकाश डालते हुए किसान चैनल के सलाहकार नरेश सिरोही ने बताया, बजट में किसानों की आमदनी कैसे बढ़े उसके ऊपर एक बजट में प्रावधान दिए है। उसी के तहत हमारे जो जितने संस्थान हैं, यहाँ फसल प्रणाली अनुसंधान संस्थान ने एक ग्रामीण रोजगार और उनकी आजीविका को कैसे पुष्ट किया जाए, कैसे और बढ़ाया जाए, उसके लिए आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस संगोष्ठी में किसान भाई अपने पशुओं में आने वाली बीमारी और तमाम तरह की समस्याएं, उससे कैसे निजात पा सकते हैं और अपना डेयरी उद्योग कैसे मजबूत कर सकते हैं, दूध का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें हमारे देश के साइंटिस्ट दूर दूर से यहाँ आए हैं और साथ साथ किसान यहाँ आए हैं। और कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में जो लोग डेयरी चलाते हैं, दूध बेचते हैं, डेयरी का व्यापार करते हैं, वो लोग भी यहाँ अपनी समस्याओं को लेके आए और समाधान लेके यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्टों ने किसानों भाइयों को बताया है किस किस तरह की बीमारियाँ पशुओं में जो आती हैं उनका निदान क्या है। तो मैं समझता हूँ इन सब जानकारियों से इस संस्थान ने जो पहल की है इतनी जल्दी बजट के ऊपर, जैसे घोषणा हुई है 850 करोड़ रुपया सरकार ने 4 योजनाओं में दिया है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान ने किसानों के बीच में जाके और यहाँ बुला के डेयरी के ऊपर प्रयास किया है ताकि लोग अपनी जीविका सुनिश्चित कर सकें, अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। बदलता मौसम जहां सर्दी की ठिठुरन से छुटकारा दिला रहा है, वहीं कृषि क्रियाओं में भी बदलाव ला रहा है। तो आइए जाना जाए देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल और उसके अनुरूप किए जाने वाले कृषि कार्य। अरुणाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर, झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान तथा आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में दिनांक 10 मार्च को कुछ स्थानों पर तथा 11 मार्च को अनेक स्थानों पर वर्षा या बर्फ पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड में दिनांक 11 मार्च को कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फ पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यदि किसानों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और किसानों के विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार के साथ साथ अनेक संस्थाएं भी किसानों के लिए कार्य कर रही हैं और ऐसी एक संस्था के रूप में कार्य कर रही है कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा। तो कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में क्या क्या सुविधाएँ किसानों को दी जा रही हैं और किस प्रकार इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है, आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे कार्यक्रम में। आज हम राजस्थान के अलवर ज़िले से कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव से बोल रहे हैं
और इस इलाके में अब धीमे धीमे गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। सरसों की फसल पकने लगी है, गेहूं में बालियाँ आने लगी, कहीं कहीं आ भी चुकी हैं और ये क्षेत्र ऐसा लगता है कि कृषि में अपने आप में एक महत्व स्थान इसने हासिल कर लिया है। लेकिन फिर भी राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और उनमें से एक कृषि विश्वविद्यालय है SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। जोबनेर में कौन कौन से इलाके, कितने कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, क्या क्या शोधकर्ताएँ वहाँ हुई हैं, शोध का काम कितना हुआ है और वो किस तरह किसान तक पहुँचाया जाता है, उसमें महिला भी आ ली, उसमें हमारा पशुधन भी आ लिया और आम किसान भी आ लिया। ये सब जानकारी के लिए आज हमारे पास हैं डॉक्टर NK शर्मा साहब, जो जोबनेर में डायरेक्टर एक्सटेंशन और एजुकेशन के इंचार्ज हैं। डॉक्टर शर्मा, जोबनेर का काम मेरे ख्याल में अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और एक्सटेंशन ऐसा सेतु है किसान और खोजबीन के बीच। अगर खोजबीन सही समय पर, टेक्नोलॉजी सही हो, पहुंच जाए तो काया पलट जाती है कृषि की, पशुधन की और जितनी महिलाओं की भागीदारी है उसमें बहुत कुछ मतलब ये समझिए कि उसमें सराहनीय योगदान उनका है ही, लेकिन बढ़ोतरी हो सकती है उसमें भी। तो मुख्य तौर पे ऐसे कौन कौन से कार्य आपके पास हैं? सीधे सबसे पहले जानना चाहेंगे किसानों के लिए क्या कर रहे हैं जो आम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 2013 में राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से बाइफरकेट होके हुई थी। ठीक। और तभी से इसका क्षेत्र भी हमारे जो कंट्रोल में आया है वो स्टेट के 7 ज़िले हैं इसमें, जैसे कि अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, अजमेर है, सीकर है और जयपुर है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कवरेज में आते हैं। हमारा मुख्य काम ये है कि जो भी रिसर्च, जो भी अनुसंधान हमारी यूनिवर्सिटी में हुए हैं आज तक, उनको हम फार्मर्स तक इस फॉर्म में कैसे ले जाएं कि वो उसको आसानी से समझ सकें और उस पर काम कर सकें और उससे अधिक लाभ उठा सकें। जी। तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे केवीकेज हैं। हमारे जो कवरेज क्षेत्र में 7 केवीकेज आए हैं, उसमें से एक अनुसंधान के ये केवीके नवगांव है। इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसा कि मैंडेट है ICAR की तरफ से। मुख्य हमारा एम्फेसिस रहता है इसमें किसानों को ट्रेनिंग्स देना। ट्रेनिंग्स में विशेष तौर से स्किल डेवलपमेंट पे हमारा ध्यान रहता है, जिससे कि किसानों को, यूथ्स को, वीमेन को, इनको ट्रेनिंग देके और अपना वो स्वरोजगार स्थापित कर सकें और उससे अपनी कमाई कर सकें और अच्छे से अच्छा जीवन स्तर वो बना सकें और सुधार सकें। इसके लिए जो भी हमारे अनुसंधान हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, उनको जो फार्मर के खेत पे ले जाने से पहले भी एक OFT होती है, ऑन फार्मर्स ट्रायल, कि उन अनुसंधान का फार्मर तक किस तरह से पहुंचना होगा, क्या वो लाभकारी होंगे, क्या उनको किसान लोग अपनाएंगे। तो उन्हीं के फार्म्स पे उन OFTs की ट्रायल्स लगवाई जाती हैं, जिससे कि किसान स्वयं देख सकें कि इनके परिणाम कैसे आ रहे हैं, लाभकारी हैं या नहीं हैं। वो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक हमारे काम करते हैं साथ में, उनकी देखरेख में ये सब काम होते हैं। यदि वो अच्छे पाए जाते हैं उनके रिजल्ट्स, तो फार्मर्स को उन्हीं रिजल्ट्स को बताने के लिए, अपनाने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे इसी तरह से जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, 6 या 7 साइंटिस्ट होते हैं हमारे हर केवीके पे, अलग अलग डिसिप्लिन से। हो सकता है कि आजकल वो पूरे डिसिप्लिन्स के साइंटिस्ट हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे हों, चूँकि हमारी नई यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन फिर भी हमारे प्रयास हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना क्षेत्र में पहुँचेंगे और कार्यभार संभालेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं मुख्य रूप से किसानों और यूथ को और वीमेन को, इनको ध्यान में रखते हुए अपनाई जाती हैं। और इनकी ट्रेनिंग नीड्स क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, उस क्षेत्र में कौन सी फसल होती हैं, तो फसल से संबंधित हमारी ट्रेनिंग करवाई जाती हैं। फसल को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए किसानों को समझाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशंस लगाए जाते हैं, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन हम किसानों के खेत पे लगवाते हैं। उनके जो भी परिणाम आते हैं और भी गांव के जो भी किसान लोग होते हैं वो सब आके वहाँ देखते हैं। इसी तरह से गोष्ठियाँ करवाई जाती हैं
उन गोष्ठियों में हमारे वैज्ञानिक भाग लेते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और किसानों को जो भी उस टाइम पे समस्या नज़र आ रही है उसको माकूल जवाब देने के लिए हमारे विषय विशेषज्ञ वहाँ आते हैं और उनको ट्रेनिंग के रूप में उनको ज्ञान अर्जित करवाते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने जिक्र किया किसानों का, उसमें विशेषकर यूथ का जिक्र किया आप, और यूथ ऐसा है वो कायाकल्प करने में बहुत माहिर भी है, तेज़ी से काम भी करता, जोश भी है, सीखता भी जल्दी है। तो यूथ के लिए कितनी ट्रेनिंग आपने जैसे जिक्र किया उसमें कितनी ट्रेनिंग करते हैं, कितने यूथ को कैसे बुलाते हैं, उनका कुछ खर्चा वगैरह जो है उसका कुछ सरकार भुगतान करती है या देती है, मदद देती है, उसके क्या नियम है? मुख्तर पर जानना चाहूँगा। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं विशेष रूप से उनमें यूथ का हम देखते हैं कि उनकी भागीदारी रहे, क्योंकि यूथ एक ऐसी कड़ी है हमारे देश की, सबसे ज़्यादा यूथ है हमारी पॉपुलेशन का पार्ट। तो यदि उनको हम एक तरह से एजुकेट करते हैं, उनको चेंज लाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम पाएंगे कि जो हमारे कार्यक्रम हैं वो विशेष रूप से गाँव तक पहुँचेंगे, किसानों तक पहुँचेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। हमारा चूँकि कृषि और पशुपालन की तरफ ज़्यादा रुझान या जोर रहता है, तो कृषि से संबंधित जितने भी शोध हुए होते हैं वो हम किसानों तक उनके लैंग्वेज में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ और अपनी इनकम जनरेट कर सकें, इनकम को बढ़ा सकें और स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए वो स्वयं इसमें भागीदार रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पशुधन का जिक्र किया, तो राजस्थान का पशुधन मेरे ख्याल में खेती से भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अकाल वगैरह पड़ जाए, कोई ऐसी आपदा आ जाए तो सबसे ज़्यादा लाभदायक किसान के लिए यही होता है, और इसमें गाय, भैंस, ऊँट, सारी चीज़, बकरी, भेड़ सारी आ जाती हैं और सबका अपना अपना स्थान है। कोई छोटा पशु है, कोई बड़ा पशु है। तो इनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है ताकि उसका पशुधन जो आज जिस स्थिति में है कल वो उससे बेहतर स्थिति में हो जाए? जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो मिक्स फार्मिंग पर निर्भर है। उसमें खेती के साथ साथ पशुपालन पर भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, पानी की विशेष कमी है, ज़मीन में सिंचाई की व्यवस्था की कमी है। तो इसलिए पशुओं का होना कृषि में अति आवश्यक है और उसके लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट है और उनके न्यूट्रिशन पे हम ध्यान देते हैं कि उनको बैलेंस्ड राशन किस तरह से पहुंचाया जाए। तो इस सब काम को करने के लिए हमारे कॉलेज द्वारा या हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा या अपने स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कि इनको दवाइयाँ, किस किस बीमारी में कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए और बैलेंस राशन करने के लिए जो हम लोकल स्तर पर जो चीज़ अवेलेबल हैं उनका हम किस तरह से बेहतर उपयोग करें और जिससे कि इनका पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनका प्रोडक्शन बढ़े और जनता की इनकम भी इससे बढ़ाई जा सके। ये हम प्रयास कर रहे हैं इसमें। डॉक्टर शर्मा, आपने सही कहा कि मिलीजुली खेती या मिक्स्ड फार्मिंग में दोनों खेती बाड़ी और पशुधन, इनका ऐसा मेल जोल है जो एक दूसरे के से दामन चोली का साथ है। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, जैसे जैसे हम अधिक रसायनों का इस्तेमाल करते गए, ज़मीन में उनकी पूर्ति भी नहीं हो पाई, कम पड़ने लगे। हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस की, उन्होंने कुछ खोजबीन की है और उनकी खोजबीन में ये पाया गया कि कैल्शियम की कमी होगी, जिंक की कमी होगी, फास्फोरस की, पोटाश की, मैंगनीज़ की, बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी। तो मिनरल मिक्सचर अब तक कहते आए थे किसान को मिनरल मिक्सचर लो, लेकिन इन तत्वों की कमी होने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि हम मिनरल मिक्सचर को अब इनकी कमी के आधार पर बदलेंगे, शोध करके देखेंगे कि कितना होना चाहिए इसमें। तो मेरा सुझाव है कि आपकी जोबनेर जो कृषि विश्वविद्यालय है वो भी पशुधन के लिए ऐसा कर सकें, क्योंकि खाने पीने पर, पशु का चारे पर और दाने पर 70 से 80% खर्चा उसी पर दूध के उत्पादन का। तो आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से, जैसा कि आपने फरमाया, बैलेंस्ड फीडिंग पे हम काफ़ी जोर दे रहे हैं और उसके लिए फार्मर्स के खेतों पे जाके सॉइल सैंपल एनालिसिस भी करवा रहे हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का अभी नया प्रोग्राम शुरू हुआ है। उसके तहत हम ज़्यादातर फार्मर्स की जो हमारे कवरेज में हैं उनके लिए उनकी खेती के
सैंपल्स एनालाइज करवा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि उनकी खेती में कौन कौन से तत्वों की कमी है, जिससे कि तत्वों की पूर्ति की जा सके और उन तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जो चीज़ समायोजित की जानी है वो भी उनको सलाह दी जाती है, जैसे कि हमारी जो पैदावार है, फसलों में जो तत्वों की कमी है वो आगे नहीं आए। और चूंकि वही पशु भी हमारे उसी फसलों को खाते हैं, दाना चारा लेते हैं और उनकी उससे पैदावार बढ़ती है। तो यदि फसलों में कमी नहीं होगी और ज़मीन में कमी नहीं होगी तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ़ होगा, अच्छा होगा और बैलेंस्ड तरीके से हमारी ग्रोथ हो सकेगी, बढ़वार हो सकेगी और हमें अच्छी पैदावार और अच्छी जानकारी मिलेगी। उस दिशा में भी हमारे प्रयास जारी हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा मिक्स्ड फार्मिंग से थोड़ा सा हटके आऊँगा। जैसे मिक्स्ड फार्मिंग में खेतीबाड़ी और पशुधन है, ऐसा ही आऊँगा हमारे जो स्त्री धन है प्रांत में या महिलाएं हैं, उनका योगदान पशुपालन में है। बिल्कुल। विशेषकर जितना पशु की देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं पे है, इंसान आदमी पे नहीं है, किसान पे नहीं है उतनी। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे कि उनका जो योगदान है उसका पूरा फ़ायदा मिले और जो उत्पाद है, दूध का उत्पाद है, चाहे पशुओं का किसी रूप में है, मांस का उत्पाद है, ऊन का है, बकरी के बालों का है, किसी उसमें भी ले लें तो उसका उत्पादन भी बढ़ सके और दो पैसे उसके पालक को अच्छा मिल सके। और उसमें भी ये चाहूँगा कि जो हमारी महिलाएं हैं उनका योगदान कैसे सुधर सकता है, कैसा सहूलियत उनके उसके मुताबिक थोड़ा सा काम सौखा हो जाए, क्योंकि मशीनरी का भी ज़माना आ गया है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे राजस्थान में या पूरे देश में कृषि तथा पशुपालन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रहती है, क्योंकि विशेष तौर से पशुपालन में महिलाओं का सुबह से लेकर रात तक जो भी काम होते हैं इनके सब में सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की होती है। ऐसा कि स्टडीज़ में भी हमको मिला है। तो हम जोर देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी महिलाएं जो हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की रहे और 50% से ज़्यादा महिलाएं यदि आती हैं तो उनको एक तो स्किल डेवलपमेंट और उनकी नॉलेज इम्प्रूवमेंट और तथा उनके व्यवहार में वैचारिक दृष्टि से उनके जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं वो आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम सीधा महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं तो वो उस ज्ञान अर्जित को अपने खेत पे या घर पे ले जाके उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जेंट्स जो हैं वो हालांकि पशुपालन में अपना योगदान देते हैं लेकिन महिलाओं की अपेक्षा बहुत कम रहता है उनका। तो हम सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी अपने कार्यक्रमों में बढ़ाने के लिए अति विशिष्ट प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि उनका काम कृषि में तथा पशुपालन में अच्छी तरह से हो सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके, उनका कौशल परिवर्तन हो सके, उनके व्यवहार में, सोच में परिवर्तन आ जाए। ये हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने तीनों अंगों की, मतलब किसान है और उधर हमारे विशेषज्ञ हैं और उधर खोजबीन है, इन तीनों को कैसे जोड़ के चलेंगे। जोबनेर नया विश्वविद्यालय बना एक, तो जिस जोश से आज का जवान खेती में आ रहा है, मैं चाहूँगा उसी जोश से आपका अनुसंधान भी चले और किसान के पास भी जाए। जो जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, ये तो थी हमारी तरफ से जानकारी और अब खत लिखने की आपकी है बारी।
तो उठाएं कागज़ और कलम और लिख डालें आपकी जो भी समस्या, सुझाव या शिकायत हो। और अब आपको कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल खबरें खेती के और बाज़ार भाव तो रहेंगे ही, साथ ही आपकी चिट्ठियों के जवाब देंगे कार्यक्रम आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल में। और अब आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में ढेरे जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से नमस्कार।